हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 सॉलिड स्टेट के जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड जो है वो होते क्या हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो भी हम अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आपको पता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है सॉलिड फॉर्म में हैं, लेकिन हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही इनको देख पाते हैं। इनके अंदर किस तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, जिसके बारे में हमें जब तक अंदर से इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखे इसका आइडिया हमें नहीं हो पाता है। जो हमारे पास अभी तक सॉलिड के बारे में नॉलेज है वो ये है कि सॉलिड जो होते हैं उनका मास, वॉल्यूम और शेप जो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं करते हैं। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास में होते हैं। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल, आयन, एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, वो पैटर्न जो चेंज नहीं होता है। जबकि लिक्विड और गैसेस जो हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, वो कम होता है। इसलिए जिस कंटेनर में उनको डालते हैं लिक्विड और गैसेस को, उसके हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। जबकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन जो है फिक्स होती है, वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। बच्चों, जो मेन डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो यही है कि सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अंतर आणविक बल जो है बहुत स्ट्रांग होता है अणुओं के बीच में, जिसके कारण उनका कठोर होना और फ्लेक्सिबल नहीं होना, ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। जो सॉलिड्स हम देखते हैं उनको हम किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम सॉलिड जो हम देखते हैं चारों तरफ, उनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हमारा होता है अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारा, जिसको हम क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, इसका डायग्राम बच्चों मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। आप देखेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है एक फिक्स पैटर्न में दिखाया हुआ है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जब हम सारे लाइन देखेंगे तो हम देखेंगे कि पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जिस पार्टिकल से बने हुए हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक व्यवस्थित रूप लेते हैं। जो पार्टिकल्स सॉलिड में पाए जाते हैं, कौन से सॉलिड की बात कर रहे हैं बच्चों? हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर हमें देखने को मिलता है वो काफी दूर तक चलता है। जैसे हम ईंटों से मकान बनाते हैं, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ आपको, तो ईंट जो है हम उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखते हैं ताकि हमारी दीवार गिरे नहीं, और वो पैटर्न जो है नीचे दीवार से लेकर ऊपर तक जो है वैसे ही रहता है। उस दीवार को हम कंपेयर कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से, जिसमें पार्टिकल्स जो है प्रॉपर पैटर्न में लगे हुए हैं, उसकी व्यवस्था एक प्रॉपर रूप में है वहां पे। एक और एग्जांपल हो सकता है क्लास है, जिसमें बच्चे जो है 3-3 की लाइन में बैठे हुए हैं, उसको भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर बच्चों के बैठने का पैटर्न जो है पूरी क्लास में सेम है। इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उनके अंदर जो पार्टिकल्स की व्यवस्था है वो काफ़ी दूर तक एक समान देखने को मिलती है, जिसको हम दीर्घपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसके हमारे बच्चों हो जाएंगे, जब भी आपके दिमाग में क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो, आप कहीं भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में सुने, तो इसकी कंपेरिजन आप NaCl से कर सकते हैं। नमक का जो क्रिस्टल होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो बच्चों, हमने क्या देखा? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होता है जो पार्टिकल्स का, वो एक प्रॉपर पैटर्न में होता है, एक ऑर्डर्ड वे होता है अरेंज होने का, और ये ऑर्डर जो है बहुत दूरी तक चलता है। ये दो है मेन प्रॉपर्टीज हैं जो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलती हैं। क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है तो हमें पूरे क्रिस्टल में इस तरह का ऑर्डर देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारा होता है बच्चों, वो अमॉर्फस सॉलिड है, जो टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। अमॉर्फस सॉलिड को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं वो इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। ये यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं ये वाले, इनके कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, अपने हिसाब से कैसे भी लगे हुए हैं। इसका कंपेरिजन हम कर सकते हैं। मान लो एक दीवार हम बना रहे हैं और उसमें ईंट जो है हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं रखें, एक पर्टिकुलर व्यवस्था में नहीं रखे, ऑर्डर में नहीं रखे, तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद जो दीवार, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ पाती है और वो गिर जाती है। कुछ दूरी तक तो उसका हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर, और उसके बाद में अगर उसी अव्यवस्था को हम ईंटों की दीवार की जारी रखें तो वो दीवार ऊपर तक नहीं हो पाती और वो गिर जाती है। इसको हम कंपेयर इससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं,
टीचर क्लास में आती है और वो बच्चों को डांट देती है कि अपनी अपनी सीट पे जाके बैठो, तो हम देखेंगे कि बच्चे जो है स्टार्टिंग के 3-4 रोज में तो 3-3 करके बैठ जाएंगे, लेकिन जो लास्ट के बच्चे होते हैं, जो बदमाश बच्चे होते हैं, वो अभी भी उसी तरह से बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैडम जो है लास्ट वाली रो को देख ही नहीं रही हैं। तो उन शैतान बच्चों की तुलना हम कंपैरिजन अमॉर्फस सॉलिड से कर सकते हैं, जिसमें कुछ दूर तक तो हमें ऑर्डर देखने को मिलता है, उसके बाद में वो अव्यवस्थित इरेगुलर हो जाता है पार्टिकल्स को ऑर्डर जिससे वो मिलके बने हुए हैं। तो इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों अव्यवस्थित होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं, और अगर ऑर्डर होता भी है तो लघु परासी व्यवस्था थोड़ी दूर जो है उसका ऑर्डर दिखाई देता है, उसके बाद में वो इरेगुलर अव्यवस्थित हो जाते हैं। अमॉर्फस जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर फॉर्म न हो, जिसका कोई पर्टिकुलर रूप न हो, और पार्टिकल का शेप जो होता है वो भी पर्टिकुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। कोई प्रॉपर ऑर्डर हमें इनमें देखने को नहीं मिलेगा अमॉर्फस में। जबकि क्रिस्टलाइन की कंपैरिजन हम इससे करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉर्म में पार्टिकल्स का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जो है इसका हम ले सकते हैं, ग्लास है इसका एग्जाम्पल, कांच का टुकड़ा, या फिर रबर जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है अमॉर्फस सॉलिड का। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में। ये देखिए बच्चों क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं इनको, और अमॉर्फस को हम बच्चों कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अभी मैंने 2 प्रॉपर्टीज आपको पिछली वाली स्लाइड्स में बताई हैं कि इनका जो ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये काफ़ी दूर तक चलता है, पूरे क्रिस्टल में जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ये शॉर्ट रेंज थोड़ी दूर पे ही खत्म हो जाता है इनका ऑर्डर, और इरेगुलर अव्यवस्थित रूप से बिना किसी ऑर्डर के वो लगे हुए होते हैं पार्टिकल्स जिनसे वो सॉलिड बना हुआ होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है उसकी शेप डेफिनेट होती है। NaCl की हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि एक Na है तो इसके चारों तरफ हमें NaCl के क्रिस्टल में 4 Cl दिखाई देंगे, और एक Cl के चारों तरफ हमें 4 Na दिखाई देंगे। इस तरह से क्रिस्टल होता है NaCl का, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये पैटर्न जो हमें पूरे क्रिस्टल में देखने को मिलता है कि एक Cl जो है वो 4 Na से सराउंडेड है, और एक Na जो है वो 4 Cl से सराउंडेड है। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि पैटर्न जो है इसमें फिक्स है बच्चों। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका शेप इरेगुलर होता है, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जब कांच टूटता है तो हम देखते हैं कि कई तरह के टुकड़ों में वो बंट जाता है, उसके अंदर पार्टिकल्स का जो है अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए इसका शेप जो है इरेगुलर अव्यवस्थित हो जाता है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ एनाइसोट्रोपिक, आपको आगे आने वाली स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगी बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनाइसोट्रोपिक नेचर के लिए। एनाइसोट्रोपिक को बोलते हैं हम विषम दैशिकता, डिटेल में आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारा होता है अमॉर्फस सॉलिड वो आइसोट्रोपिक होता है, समदैशिकता बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं इसको। इसका संबंध जो है दिशाओं से होता है, XYZ जो एक्सेस होते हैं। जब इसकी बात मैं करूंगी तो आपको XYZ एक्सेस के रेफरेंस में इसके बारे में बताऊंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वास्तविक सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये आभासी ठोस होते हैं। देखने में तो सॉलिड लगते हैं लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं होते हैं। स्टीरो सॉलिड को हम आभासी ठोस कहते हैं। इसमें जो है हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनेट होता है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो टेम्परेचर जितनी हीट उसमें लग रही है उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्रिस्टलाइन में ये फिक्स होती है, जबकि अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये फिक्स नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मेल्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक सॉलिड है, अगर वो क्रिस्टलाइन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर वही सॉलिड अमॉर्फस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 40 से लेकर हम 50 डिग्री के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक रेंज होती है, एक परास होता है जिसके बीच में अमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट करते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रिस्टलाइन का NaCl डायमंड है, अमॉर्फस का जो है रबर, प्लास्टिक और ग्लास है। जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में वो 3D अरेंजमेंट होता है। डिफरेंस दोनों में यही होता है कि क्रिस्टलाइन में जो है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि दोनों का ही 3D अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स जिससे वो मिलकर बने हुए होते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको हीट ऑफ फ्यूजन जो समझ में आ गया होगा। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है सॉलिड से लिक्विड से में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। क्रिस्टलाइन में फिक्स होता है,
और जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ये फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। बच्चों, मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक वर्ड यूज किया था, उस वर्ड के बारे में डिटेल में आपको यहाँ बताऊंगी। एनाइसोट्रोपिक और दूसरा हमारा वर्ड था आइसोट्रोपिक। ये होते क्या हैं? एनाइसोट्रोपिक जो हम कहते हैं इसको विषम दैशिकता कहते हैं हिंदी में, और आइसोट्रोपिक को हम कहते हैं समदैशिकता। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर अमॉर्फस सॉलिड हो, वो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। क्योंकि इसका अरेंजमेंट जो है त्रिविमीय है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो तीनों एक्सिस पे फैले हुए हैं, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। क्योंकि अब तीनों एक्सिस पे फैले हुए हैं तो इसको हम आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर हम आइसोट्रोपिक का मीनिंग देखें बच्चों, तो आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रोपिक का मतलब होता है, ट्रोपिक या ट्रोपोस का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा। तो बच्चों, जो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रही थी वो 3 दिशाएं थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये देख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। अगर मैं इसके पार्टिकल्स को इस तरह से काट देती हूँ अलग अलग दिशाओं में, तो हम देखेंगे कि जब मैंने डी और सी लाइन बनाई तब एक तरफ जो पैटर्न था हमारा ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, इस तरह का पैटर्न था, देखने को मिला था। लेकिन जब मैंने इसी क्रिस्टल को ए बी लाइन से काटा तो मैंने देखा कि एक तरफ सारे ब्लैक पार्टिकल्स आ गए और एक तरफ सारे व्हाइट पार्टिकल्स आ गए। बच्चों, क्योंकि ये NaCl का क्रिस्टल है तो ब्लैक पार्टिकल अगर मैं Cl बोल रही हूँ तो व्हाइट वाले पार्टिकल Na है। तो काटने का क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पे? जब मैंने CD डायरेक्शन में इसको काटा तो अल्टरनेट Na और Cl के पार्टिकल्स हमें दोनों साइड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब मैंने इसको AB डायरेक्शन में काटा तो एक तरफ जो Na के पार्टिकल्स आ गए, दूसरी तरफ सारे Cl के पार्टिकल्स आ गए। अब इनको काटने के बाद जब ये 2 पीस हमारे पास मिल गए तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों में पार्टिकल्स हमारे अलग अलग हो गए। तो NaCl का क्रिस्टल जो होगा वो हमारा एनाइसोट्रोपिक कहलाएगा, विषम दैशिक, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में काटने से इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, जितने भी हमने पार्ट्स में इसको काटा है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, इसलिए इसको हम विषम दैशिक या विषम दैशिकता एनाइसोट्रोपिक दिखाने वाला क्रिस्टल कहते हैं NaCl को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है अमॉर्फस सॉलिड का, वो हमारे, ये वाला डायग्राम जो है, इसको चाहे मैं इस तरह से काटूं या फिर ऐसे काटूं या फिर कैसे भी काटूं, मुझे दोनों साइड जो है पार्टिकल्स का इर्रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें कोई पहले स्टार्टिंग में बेसिक पैटर्न नहीं था, इसलिए काटने के बाद भी कोई पैटर्न पहले की तरह ही फिक्स नहीं है। लेकिन NaCl का क्रिस्टल जब मैंने काटा था, काटने से पहले यहाँ एक फिक्स पैटर्न था, जिसके कारण इस पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज जो सेम थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चाहे मैं किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करूं, उन सभी पार्ट्स में कल के अमाउंट, पार्टिकल नंबर जो है, पार्टिकल के टाइप जो है वो अलग अलग हो गए, जिसके कारण उन पार्ट्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो गई। तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे आइसोट्रोपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे एनाइसोट्रोपिक होते हैं। अब क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज सेम है, अगर मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, और मैं क्रिस्टल या अमॉर्फस पार्टिकल जो है, अमॉर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनको काट के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी पार्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आता है तो उसको हम आइसोट्रोपिक बोलेंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है, इसलिए हम उसको एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड को अलग अलग पार्ट्स में काटने के बाद जब उन अलग अलग पार्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सभी पार्ट्स के लिए सेम आती है, इसलिए हम अमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। तो बच्चों, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में डिफरेंस करने के लिए पहले हमें उस क्रिस्टल को, उस सॉलिड को अलग अलग पार्ट्स में काटना पड़ता है, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो चाहे अमॉर्फस हो। जब उसको अलग अलग पार्ट्स में हम काट देते हैं तो उनके पार्ट्स की कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर दोनों पार्ट्स में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो हमारा आइसोट्रोपिक कहलाएगा, जैसा कि अमॉर्फस में होता है। अगर जितने भी पार्ट्स में हमने उसको सॉलिड को डिवाइड किया है, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी एक जो हम ले रहे हैं वो अलग अलग है, तो उस सॉलिड को हम एनाइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। अब बच्चों, ये आप पूछ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर होता है तो वो एनाइसोट्रोपिक क्यों होते हैं?
अरे भाई, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है तभी तो वो एनिसोट्रॉपिक है, क्योंकि जैसे ही हम उसको काटते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और एक बार ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो उसके अलग अलग पार्ट्स की प्रॉपर्टीज भाई अलग अलग आएगी। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में पहले ही कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था, काटने के बाद में भी नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी पहले भी वही थी और काटने के बाद भी वही थी, इसलिए हम इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। इसको हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है एक जनरल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में अल्टरनेट लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। जब हम उस क्लास को डायगनली काटते हैं, विकर्ण के रूप में काटते हैं, तो हम देखते हैं कि लड़कियों की संख्या एक तरफ और दूसरी तरफ अलग अलग हो जाती है, तो इसको हम एनिसोट्रोपिक कह सकते हैं। और अमॉर्फस की जो है कंपैरिजन हम एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़े लोगों के अरेंजमेंट से कर सकते हैं, जो अव्यवस्थित रूप से खड़े हैं, जो एक भीड़ से कर सकते हैं। जिस भी तरीके से हम देखेंगे, जिस भी तरफ से हम देखेंगे, हमें भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, चाहे हम आगे से देखें, एक्स एक्सिस से देखें, वाई से देखें, क्योंकि वो चारों तरफ से हमें भीड़ ही दिखाई दे रही है। पहले भी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं था, उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे तब भी वो हमें भीड़ के रूप में ही दिखाई देगी। तो इसलिए हम अमॉर्फस को बोलते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ और वो आइसोट्रोपिक है। क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों एनाइसोट्रोपिक होते हैं, उनकी कोई भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देगी। और जब अमॉर्फस सॉलिड की हम बात करेंगे और उसके किसी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स अरेंज अमॉर्फस सॉलिड में वो आइसोट्रोपिक नेचर हमें दिखा रहे हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें वेरिएशंस दिखाई देंगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से काटने के बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग होने के कारण बदल जाती हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हमने टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ, ये बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ है, ये वाला अमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ है। तो टाइम के साथ साथ जो है टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे ही टाइम बढ़ा तो टेम्परेचर हमारा कम हो गया। ऐसा ही हमारा अमॉर्फस सॉलिड में हुआ था, पहले टेम्परेचर ज़्यादा था और जैसे टाइम हमारा बढ़ता गया टेम्परेचर यहाँ कम होता गया। जो एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में, वो ये है कि कुछ टाइम इंटरवल के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें मिली है। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्यों मिली है उसका रीज़न देखिए। यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है हमें। जिस समय ये टेम्परेचर कांस्टेंट है उस समय क्रिस्टलाइजेशन का, क्रिस्टलीकरण का प्रोसेस चल रहा है। बच्चों, क्रिस्टलीकरण का प्रोसेस जब होता है, कोई चीज़ क्रिस्टल में कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे जो है टाइम के साथ टेम्परेचर कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पूरे दो पॉइंट के बीच में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ एनर्जी निकल रही है और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है। हम जितना टेम्परेचर कम कर रहे हैं उसका कंपनसेशन हो रहा है जो इस प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है, इसलिए इसमें कोई टेम्परेचर में डिक्रीज, कमी नहीं होगी। दोबारा देखिए बच्चों, हम लगातार टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, लेकिन जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ को प्लॉट किया तो हमने देखा दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रह रहा था। ये टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम आ रहा है। देखिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, क्रिस्टलीकरण हो रहा था, और जब किसी सॉलिड का क्रिस्टलीकरण होता है तो उसमें एनर्जी निकलती है। क्रिस्टलीकरण के प्रोसेस के दौरान निकलने वाली एनर्जी जो है वो टेम्परेचर जो हमने कम किया था उस एनर्जी को कंपनसेट कर देती है और हमारे टाइम के साथ में टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं होता है बच्चों। तो हमने देखा कि जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तो इसका टेम्परेचर घट नहीं रहा था। रीजन मैंने आपको बता दिया है, टेम्परेचर इसलिए नहीं घट रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रह रहा है क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में एनर्जी निकलती है जो टेम्परेचर को घटने नहीं देती है, उसको कंपनसेट कर देती है। ये सारा प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन का सिस्टम के अंदर हो रहा है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जब अंदर हो रहा था तो इसमें एनर्जी यहाँ बच्चों रिलीज हो रही थी। जो टेम्परेचर हम कम कर रहे थे, जो यहाँ रिलीज हो रही थी एनर्जी, वो आपस में कंपनसेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। बच्चों, मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ टेम्परेचर जो है क्यों डिक्रीज नहीं हो रहा है। ये जो हमारा कर्व है बच्चों, इसको कूलिंग कर्व कहते हैं, ठंडा होने वाला कर्व।
बच्चों इसका दूसरा नाम जो है शीतलन वक्र भी है, या तो इसको कूलिंग कर्व कह सकते हैं या फिर इसको शीतलन। अमॉर्फस सॉलिड में हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ जो है टेम्परेचर घट रहा है, इसमें कोई शार्प पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं स्टेबल होते हैं और अमॉर्फस जो होते हैं हमारे अनस्टेबल होते हैं। मान लीजिए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट किया, डायमंड का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जब हम डायमंड को कट करते हैं शार्प चीज से तो हम देखते हैं कि उसका बाहर वाला सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव, खड्डे वगैरह या फिर रफ नहीं होता है वो। जबकि हम अमॉर्फस सॉलिड को जब काटते हैं चाकू से, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, सिंपल एग्जाम्पल जो है रबर है, रबर को जब आप काटते हैं और उसके बाहर वाले सरफेस पे हाथ आप रगड़ते हैं तो आपको थोड़ा खुरदरापन दिखाई देता है। वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस जो अमॉर्फस सॉलिड में हमें देखने को नहीं मिलता है। जो नया फेस होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्मूथ होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में जो नया सरफेस बनता है वो रफ होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड के सरफेस कटने के बाद में इर्रेगुलर दिखाई देते हैं। मान लीजिए कांच आपके घर में टूट गया, तो टूटा हुआ सरफेस होता है कांच का वो बहुत नोकीला रफ होता है और हाथ टच करते ही हमारा हाथ कट जाता है। जबकि डायमंड जो होता है ज्वेलरी बनाने के काम आता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन इसका ऊपर का सरफेस पे हम हाथ लगाते हैं तो हमें स्मूथनेस दिखाई देते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनके टाइप्स पढ़ेंगे। जो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हमें पता है कि सॉलिड के बीच में जो है उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमने अलग अलग टाइप्स के देखे हैं, लंदन फोर्स देखा है, वैंडरवेल फोर्स देखा है। कई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जबकि कई जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बिहाफ पे हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड जिनको आणविक ठोस कहते हैं, आयनिक सॉलिड जिनको हम आयनिक सॉलिड ही कहते हैं, मेटलिक सॉलिड जिन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड जिन्हें सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये सारे जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये इनके पार्टिकल्स जो उनके बीच में किस प्रकार के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इंटरमोलिकुलर अंतर अणुक बल जो है उनके बिहाफ पे इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखा है। इनकी डिटेल हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ हम क्योंकि सिर्फ सॉलिड को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सॉलिड के टाइप्स को हम देख रहे थे, इसलिए हमने इसको डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम डिटेल में यहाँ डिस्कस हमने इसको नहीं किया है। आगे आने वाले वीडियोस में आप इनको डिटेल में देखेंगे। मॉलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन जो था सॉलिड का और उसके जो टाइप्स थे, हम बच्चों उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है सॉलिड के बारे में, जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था उसके 2 टाइप्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।